हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। लास्ट वीक लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन क्या होती है ये पढ़ लिया था। हमने डीएनए कॉपिंग का कंसेप्ट पढ़ा था और हमने वेरिएशन के बारे में भी जाना था कि वेरिएशंस क्या होती है और क्या होती है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन शो हो रहा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होती है वो दो तरह की होती है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हमारी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको रिकॉल करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? ये एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हमें सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो पेरेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। इसमें हमें 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। जिनमें से 1 मेल होगा, 1 मेल एंड 1 फीमेल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वही सिंगल पेरेंट जो है वो आगे अपने डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास 2 पेरेंट्स होते हैं, एक हमारा मेल पेरेंट होता है और एक हमारा फीमेल पेरेंट होता है। और क्या है इसमें? नो गैमेट्स आर फॉर्म। इसमें किसी भी तरह के गैमेट्स नहीं बनते। हमने पढ़ा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें 2 गैमेट्स बनते हैं। मेल गैमेट्स अलग होते हैं और फीमेल गैमेट्स अलग होते हैं। मेल गैमेट्स हमारे स्पर्म्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स हमारे ओवा या फिर एग्स होते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह के गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती और इसमें जो है गैमेट्स आर फॉर्म्ड। गैमेट्स आर फॉर्म्ड। और क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह की फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह की हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें हमारी फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है हमारे असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हमारा इसमें सिंगल पेरेंट होता है, इसमें हमें 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल और एक फीमेल। इसमें कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है। इसमें सेक्सुअल में हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन होती है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट हमारा स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट ओवा या फिर एग होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह की फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है। मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, जिसके कारण जाइगोट बनता है। और क्या डिफरेंस है? इसमें लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन इसमें हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसीलिए जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो काफी फास्ट होता है। हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो होता है ये फास्ट होता है, काफी रैपिड जो है ये रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्लो होता है, क्योंकि इसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इसको कम एनर्जी चाहिए, इसलिए वो ये फास्ट होता है। बैक्टीरिया वगैरह जो काफी जल्दी जल्दी अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, काफी जल्दी जल्दी अपनी ग्रोथ करते हैं, जिसके कारण वो रिप्रोडक्शन जो है वो काफी फास्ट होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए वो रिप्रोडक्शन स्लो होता है। इसलिए जो हमारा
ह्यूमंस में जो बेबीज होने का टाइम है वो 9 मंथ है, कुछ एनिमल में 10 मंथ होता है, किसी में 12 मंथ भी होता है। तो ये डिपेंड्स अपॉन है, तो ये काफी स्लो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होता है क्योंकि इसमें हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फास्ट होता है क्योंकि उसमें ज्यादा जो एनर्जी है वो नहीं चाहिए होती। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें हमें सिर्फ सिंगल पेरेंट चाहिए होता है। ये मोस्टली यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स हैं, ऐसा नहीं है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एक ही तरीके से होती है। हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे इस कंसेप्ट को। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया, आप भी इसको बना सकते हो, ये आपको याद करने में हेल्प करेगा। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सबसे पहले टाइप होती है हमारे पास फिजन, और उसके बाद हमारी होती है फ्रेगमेंटेशन के बाद हमारी रीजनरेशन के बाद बडिंग के बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। टोटल 6 तरह की जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने यहाँ पे दिखाई है: फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, बडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसके बाद जो फिजन होता है वो फिजन 2 तरह का हो सकता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन हो सकता है। उसके बाद हमारी जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है वो भी 2 तरह की हो सकती है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है वो आगे 4 तरह की होती है: कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहले अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो टोटल 6 तरह की होती है हमारे पास: फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, बडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसके बाद फिजन 2 तरह का होता है हमारे पास: बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो भी 2 तरह की होती है: नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है वो आगे 4 तरह की हो सकती है: कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या बना के रख सकते हो अपने नोट्स में। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल से एक जो है वो रिप्रोडक्शन के टाइप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फिजन के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज फिजन। फिजन क्या है? फिजन का मतलब होता है टूटना। फिजन का मतलब होता है टूटना। जब कोई चीज 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, अलग हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कि वहां पे फिजन हुआ है। हमारे पास 2 तरह की टर्म्स होती है, फिजन और फ्यूजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। जब फर्टिलाइजेशन होती है तब हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करता है, फ्यूजन करता है, मतलब कि जुड़ता है। यहाँ पे जब फिजन की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है टूटना। यहाँ पे एक सेल टूट के 2 या 2 से ज्यादा बनाएगा तो उसको हम बोलेंगे कि वहां पे फिजन हुआ। तो फिजन की डेफिनेशन क्या है? द डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंट सेल इनटू 2 और मोर पार्ट्स एंड मेक्स 2 और मोर टोटल सेल्स इज नोन एज द फिजन। फिजन में क्या होता है? एक सिंगल पेरेंट जो है वो 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में टूट जाता है और हर जो पार्ट टूटा होता है वो जाके एक नए टोटल सेल को बनाता है, उसको हम बोलेंगे कि वहां पे फिजन हुआ है। जो कि मोस्टली कैसे होता है? हमारा अमीबा के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। अमीबा में जो है वो एक बाइनरी फिजन होता है। अमीबा में जो है वो बाइनरी फिजन होता है। ऐसे हमारे पास काफी सारे एग्जांपल्स है जिनमें फिजन होता है, जैसे कि हमारा यूग्लिना हो गई, पैरामीशियम हो गया। तो इन सभी में जो है वो हमारा फिजन होता है। फिजन के मेथड से ये लोग जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमारा बाइनरी फिजन क्या है? बाइनरी फिजन होता है कि जब कोई सिंगल पेरेंट सिर्फ 2 पार्ट्स में टूटे, 2 से ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 पार्ट्स में टूटे, तो उसको हम बोलेंगे कि वो बाइनरी फिजन है। When the single parent cell divide into 2 daughter cells is known as the binary fission। जब कोई एक सिंगल पेरेंट सेल 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाए, 2 पार्ट्स में टूट जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि वहां पे बाइनरी फिजन हुआ, जिसका हमारा एग्जांपल है अमीबा। अगर 2 से ज्यादा पार्ट्स में टूटेगा तो उसको हम बोलेंगे कि वहां पे मल्टीपल फिजन हुआ है। बाइनरी फिजन का मतलब सिर्फ 2 पार्ट्स। जब कोई सिंगल पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में, सिंगल पेरेंट सेल जब सिर्फ 2 डॉटर सेल्स में टूटे, ब्रेक हो, तो उसको हम बोलेंगे कि वहां पे बाइनरी फिजन हुआ है।
अब बाइनरी फिजन जो है वो आगे 3 तरह का हो सकता है कि वो फिजन कैसे हो रहा है। जैसे कि हमारे पास फिजन कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके ब्रेक होने के 3 तरीके हो सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, अभी इसका नाम नहीं बता रहा मैं, कुछ भी हो सकता है। या तो वो ऐसे ब्रेक कर सकता है, या तो वो ऐसे ब्रेक कर सकता है, या फिर वो किसी भी मेथड से ब्रेक हो जाए, यहां से ब्रेक हो जाए, यहां से हो जाए, यहां से हो जाए, यहां से हो जाए, यहां से हो जाए, कहीं से भी ब्रेक हो जाए। तो ये 3 टाइप्स बनती है उसकी ब्रेकेज की, ज्योमेट्री को लेके कि वो कहां से ब्रेक हो रहा है, उसकी ओरिएंटेशन के बेस हम बाइनरी फिजन को जो है वो आगे क्लासिफाई कर सकते हैं। ये वाला फिजन जब वो ऐसे ब्रेक करता है तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स फिजन। और ये होता किसमें? ये होता है हमारा पैरामीशियम के अंदर। पैरामीशियम जो है वो हमेशा इस तरीके से टूटता है, हॉरिजॉन्टल तरीके से। जब कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे ब्रेक करे, ऐसे स्प्लिट करे हॉरिजॉन्टल से, ऊपर नीचे का पार्ट अलग अलग हो जाए, ये ऐसे अलग अलग हो जाएगा यहाँ से टूट के, तो इसको हम बोलेंगे कि वहां पे ट्रांसवर्स फिजन हुआ है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास पैरामीशियम। और इस वाले को जब कोई ऐसे बीच से टूट जाए, ये टूट के एक इधर को बन जाएगा और एक इधर को बन जाएगा। जब कोई बीच से टूटे ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिजन। ये हमेशा ऐसे वर्टिकल टूटता है, ऐसे सीधी लाइन से ऐसे ब्रेक होगा, इसको हम बोलेंगे हमारा लॉन्गिट्यूडनल फिजन। एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है हमारे पास लेशमैनिया नाम का एक प्रोटोजोआ होता है जो कि ऐसे ब्रेक करता है, लेशमैनिया। लेशमैनिया नाम का एक प्रोटोजोआ होता है जो कि इसका एग्जाम्पल है। ये जो लेशमैनिया है वो लॉन्गिट्यूडनल फिजन से ब्रेक होता है। ये एक प्रोटोजोआ होता है, ये हमारे अंदर काला जार की बीमारी को करता है, जिसको हम काला बुखार भी बोलते हैं, वो इसी लेशमैनिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। और अब हमारा बचा लास्ट वाला, थर्ड वाला। जब कहीं से भी ब्रेक हो जाए, कोई ज्योमेट्री ना हो, कोई ओरिएंटेशन ना हो, उसका जहां से मन करे वहां से वो ब्रेक हो जाए, वहां से वो फ्यूज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं इररेगुलर फ्यूजन। तो जब कहीं से भी हमारा फ्यूजन होगा, कोई ज्योमेट्री नहीं होगी, ना ही हॉरिजॉन्टल ना ही वर्टिकल, वो कहीं से भी जहां से भी अपना मन करे, यहाँ से उसका मन कर रहा है, यहाँ से टूट रहा है, यहाँ से उसका मन कर रहा है, यहाँ से टूट रहा है, कहीं से भी अगर ब्रेकेज हो रही है, कहीं से भी वो स्प्लिट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो इररेगुलर फ्यूजन है। इसका एग्जाम्पल है हमारा अमीबा। अमीबा जो है वो कहीं से भी ब्रेक हो सकता है, उसमें जो है इररेगुलर टाइप की फ्यूजन होती है, कहीं से वो फ्यूज कर सकता है। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा इररेगुलर फ्यूजन जो कि अमीबा में होता है। व्हेन फ्यूजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एनी डायरेक्शन, जब हमारा फ्यूजन जो है किसी भी डायरेक्शन से हो, उसको हम इररेगुलर फ्यूजन बोलते हैं। अमीबा में फ्यूजन जो है वो कहीं से भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये डायग्राम हमारा एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, ये हमें एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन वहां पे लेबलिंग नहीं की हुई है, तो आप चाहो तो इसको लेबलिंग कर सकते हो। ये हमारा पेरेंट सेल है जो कि रिप्रोड्यूस करेगा, मीन्स की जो कि स्प्लिट होगा। ये हमारा हो गया पेरेंट सेल, जिसमें ये सेंटर वाला पास उसका न्यूक्लियस है, और ये जो डॉट्स वाला पार्ट है, ये सारे डॉट्स जो है ये उसका साइटोप्लाज्म है। तो ये सारे डॉट्स जो हो गए वो उसके साइटोप्लाज्म में, सेंटर वाला पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो ये पेरेंट सेल है ये आगे स्प्लिट होना शुरू हो रहा है, तो इसका जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो इलैंगुएट होना शुरू हो गया, वो लंबा होना शुरू हो गया, जिसमें वो अपने आप के जो डीएनए को है वो कॉपी कर रहा है, डीएनए को कॉपी करके डबल बना रहा है अपने न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए को कॉपी कर रहा है, जिसके कारण उसमें डबल डीएनए बनेगा। वही डीएनए फिर आगे डॉटर सेल्स में अलग अलग होके जाएगा। ये फेज को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग फेज। इस फेज में जो न्यूक्लियस है वो स्प्लिट हो रहा होता है, अलग हो रहा होता है, यहाँ पे जाके वो स्प्लिट हो जाता है, यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस अलग हो जाते हैं। दोनों न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, और फिर ये दोनों जो है आगे जाके डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन दोनों को हम डॉटर सेल्स बोलते हैं।
तो यहाँ पे हमारा पेरेंट अमीबा है जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो आगे जाके थोड़ा लंबा होना शुरू हो जाता है, फिर वो टूटना शुरू होगा। दोनों पार्ट्स में जो है वो अलग 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 न्यूक्लियस हो जाएगा। न्यूक्लियस के साथ साथ जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होगा, और जिससे वो आगे फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो हिस्से बन जाएंगे, और जो दोनों के दोनों जो होंगे वो डॉटर सेल्स होंगे। ये जो डॉटर सेल्स बनेंगे काफी हद तक जो है वो पेरेंट से सिमिलर होते हैं। जो हमारी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें जो है वो डॉटर सेल जो है वो पेरेंट सेल से काफी सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है, उसमें सिमिलैरिटी कम होती है, उसमें ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं होती है, क्योंकि वहां पे जो डीएनए वो मदर और फादर दो पेरेंट्स से आता है, लेकिन यहाँ पे डीएनए सिर्फ एक पेरेंट से आता है, इसलिए ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं। पेरेंट और डॉटर सेल्स काफी सिमिलर होते हैं इन केस में। तो ये फिजन था हमारा इरेगुलर फिजन जो कि अमीबा में होता है। अब हम देखते हैं लेशमैनिया में फिजन कैसा होता है। लेशमैनिया में जो फिजन है वो लॉन्गिट्यूडनल टाइप का होता है, वो देखते हैं उसमें फिजन कैसा होता है। तो ये है हमारा फ्यूजन इन लेशमैनिया। लेशमैनिया में जो है वो फ्यूजन जो है वर्टिकल होता है, ये ऐसे इससे दो पार्ट्स में टूटेगा ऐसे लंबे में, तो इसमें फ्यूजन जो है वो ऐसे वर्टिकल पोजीशन में होना है, ऐसे करके ये बीच में ब्रेक हो जाएगा। तो इस वाले फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, इस वाले फ्यूजन को हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे, जो कि लेशमैनिया में होता है। लेशमैनिया क्या है, प्रोटो जो है जो कि हमें काला अजहर नाम की बीमारी देता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले इसका जो फ्रेजिला है वो डिवाइड होना शुरू होता है। फ्रेजिला ये इसकी जो ये वाला थ्रेड वाला पार्ट है इसको हम फ्रेजिला बोलते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम होता है कि इसको मूवमेंट देने में हेल्प करता है, इसको मूव करवाने में ये इसका फ्रेजिला ही हेल्प करता है। तो सबसे पहले इसका फ्रेजिला जो है वो अलग होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पहले एक ही था, फिर वो फ्रेजिला दो बन गया। ये फ्रेजिला जो है वो ये वाला फ्रेजिला जो है ये नया बनना शुरू हुआ है। उसके साथ साथ इसका जो न्यूक्लियस होगा, फिर उसके बाद न्यूक्लियस जो है वो फर्दर डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले केस में जो इसका न्यूक्लियस है वो स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे यहाँ पे। तो फ्रेजिला में इसका डेवलप करता रहेगा, और साथ ही साथ इसका जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जब इसके न्यूक्लियस दो हो जाएंगे, डीएनए कॉपी का कंसेप्ट पूरा हो जाएगा, डीएनए कॉपिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद ये यहाँ से स्प्लिट करना शुरू कर देगा। तो जिसके कारण यहाँ से ये टूटना शुरू कर देगा, नीचे से टूटता रहेगा। फिर यहाँ इस वाले केस में दो अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट थे यहाँ पे, जो आगे जाके जब ये टूटेगा तो दोनों पार्ट्स में एक एक चले जाएंगे, एक वाला इधर आ जाएगा और एक जो है वो इसमें रह जाएगा। तो दोनों जो पार्ट्स अलग अलग हो रहे हैं, जहां जो बात टूट रहे हैं, दोनों में एक एक न्यूक्लियस चला जाएगा, फिर वो दोनों बिल्कुल अलग हो जाएंगे। एक हमारी लेशमैनिया ये बन जाएगी और एक लेशमैनिया ये बन जाएगी। इन दोनों को हम बोलेंगे डॉटर लेशमैनिया सेल्स। ये दोनों जो होंगे ये डॉटर सेल्स होंगे। यहाँ पे ये हमारा पेरेंट सेल होगा, ये हमारा पेरेंट सेल है जो कि आगे डिवाइड हो रहा है। ये हमारा लेशमैनिया का बाइनरी फिजन है, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल टाइप का फिजन होता है। तो इसके साथ हमारा फिजन का कंसेप्ट जो है खत्म, हमारा बाइनरी फिजन पूरा होता है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल फिजन। व्हेन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मोर देन टू डॉटर सेल्स इज नोन एज द मल्टीपल फिजन। जब हमारा कोई कोई पेरेंट सेल एक दो से ज्यादा पार्ट्स में टूटेगा तो उसको हम बोलेंगे कि वहां पे मल्टीपल फिजन हुआ। अगर दो पार्टों में टूटा है तो बाइनरी फिजन, अगर दो से ज्यादा पार्ट्स में टूटा है तो उसको हम बोलेंगे कि वो मल्टीपल फिजन है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है हमारा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो कि हमें मलेरिया देता है। मलेरिया, इसको हम मलेरिया पैरासाइट भी बोलते हैं। हमें जो मलेरिया होता है वो इसी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मच्छर काटने से प्लाज्मोडियम हमारे अंदर जाता है। मच्छर जो है वो एक कैरियर है जो कि हमें मलेरिया पहुंचाता है। प्लाज्मोडियम को हमारे तक लेके आने का काम जो है वो मच्छर करता है। लेकिन हमें मलेरिया किसके कारण होता है, हमें मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो हमें मल्टीपल फिजन शो करता है, रिप्रोड्यूस जो है वो मल्टीपल फिजन से करता है। तो प्लाज्मोडियम में जो फिजन होता है वो कैसे होता है देखते हैं। ये हमारा पेरेंट सेल होगा, ये हमारा पेरेंट प्लाज्मोडियम सेल है। प्लाज्मोडियम सेल है ये पेरेंट। क्या है, आप इसमें कुछ चीजें देख सकते हो। ये तो है इसका न्यूक्लियस, सेंटर पार्ट को हम बोलेंगे कि वो इसका न्यूक्लियस है। ये जो डॉट वाला स्ट्रक्चर है ये इसका साइटोप्लाज्म है।
लेकिन ये सारा हो गया, ये सारा जो है ये वाला पार्ट, ये सारा जो है ये हमारा प्लाज्मोडियम सेल है। इसके ऊपर एक और लेयर है, ये वाली लेयर, इस वाली लेयर को हम सिस्ट बोलते हैं। इसका काम क्या है, ये एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ये काफी हार्ड होती है। इसका काम होता है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन देना जो है वो इसका काम है। इसको प्रोटेक्शन देता है, ये प्लाज्मोडियम के सेल को प्रोटेक्शन देती है सिस्ट। सिस्ट एक काफी हार्ड दीवार होती है, वो हमारे जो प्लाज्मोडियम का सेल है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। किससे प्रोटेक्ट करती है, वो इसको प्रोटेक्ट करेगी हमारे WBC से। जब प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर मच्छर ने हमें काटा, तो मच्छर के काटने से उसमें जो प्लाज्मोडियम का पैरासाइट था वो हमारे अंदर चला गया, हमारे ब्लड से होता हुआ वो हमारे सीधा लीवर में जाता है। तो ये प्लाज्मोडियम जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये कहाँ पे जाता है, ये लीवर के अंदर जाता है। लीवर के अंदर क्यों जाता है, क्योंकि लीवर में काफी क्वांटिटी में फूड प्रेजेंट होता है, तो इसलिए सीधा जाता है हमारे लीवर के अंदर। और लीवर तक पहुंचने के लिए उसे ब्लड में से होके जाना पड़ता है। और हमें पता है हमारे ब्लड में WBC प्रेजेंट होते हैं, और WBC का काम क्या है, किसी भी एक्सटर्नल, किसी भी फॉरेनर पैरासाइट को मारना, उससे लड़ना। तो जब प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारे ब्लड के WBC उसके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, उनके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं प्लाज्मोडियम के साथ। तो प्लाज्मोडियम अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को एक कठोर दीवार के अंदर कैद कर लेता है। उस कठोर दीवार को हम बोलते हैं सिस्ट। वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करता है ताकि WBC उसे मार ना दे। अपने आप को बचाने के लिए वो अपने आप को एक कठोर दीवार के अंदर कैद कर लेता है। उस कठोर प्रोटेक्टिव लेयर को हम सिस्ट के नाम से जानते हैं। बस इस लेयर का इतना सा ही काम है कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे WBC से, ताकि वो इसको खत्म न कर दे। तो नेक्स्ट, अब ये रिप्रोड्यूस कैसे होता है। तो ये रिप्रोड्यूस करते टाइम अपने आप को फिजन करना शुरू कर देता है, ये टूटना शुरू कर देता है, ये मल्टीपल फिजन करता है। जो इसका न्यूक्लियस है वो अंदर काफी सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता रहेगा और वो आगे फर्दर टूटते रहेंगे। तो ये काफी इस सिस्ट के अंदर काफी सारे जो है वो न्यूक्लियस बनने शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर काफी, ये पहले सिर्फ एक ही सेल था, ये सिंगल सिर्फ एक ही सेल था, लेकिन जब ये डिवीजन शुरू हुई तो यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन शो हुआ। यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन हो गया, काफी बार वो टूटा। एक ही सेल जो है वो आगे आगे टूटता गया, जिसके अंदर सबके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है और सबके पास उनका साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। इन सभी में न्यूक्लियस है और सभी में अपना अपना साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। मींस कि अब ये बहुत सारे सेल बन गए, अब ये बहुत सारे प्लाज्मोडियम के सेल्स बन गए। अब ये सिंगल नहीं रहा, हमारी बॉडी में सिर्फ एक एंटर हुआ था, लेकिन अंदर इसने टूट टूट के फ्यूज कर करके काफी सारे सेल्स बना लिए। अब क्या होता है कि जो इसकी सिस्ट होती है, ये वाली दीवार, पहले इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल था, जिसके कारण उसने आसानी से उसको कैप्चर करके रखा हुआ था, आसानी से रखा हुआ था। लेकिन जब ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं, काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो ये सिस्ट के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देते हैं, सिस्ट के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण ये सिस्ट जो है वो ब्रेक हो जाती है। ये सिस्ट जो है वो यहां से कहीं से भी ब्रेक हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे सिस्ट ब्रेकेज। सिस्ट जो है वो टूट जाते हैं। जब ये सिस्ट टूटती है तो ये सारे के सारे जो प्लाज्मोडियम के सेल्स होंगे वो फ्री हो जाएंगे, वो हमारी बॉडी में इधर उधर फ्लोट करना शुरू कर देंगे और हमें बीमारी करेंगे और हमें बीमार कर देंगे। तो ये प्लाज्मोडियम जो है, पहले जो एक था वो सिस्ट से बाहर आके काफी सारे छोटे छोटे काफी सारे इंडिविजुअल प्लाज्मोडियम सेल्स में डिवाइड हो गया। तो ये है हमारा मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम कैसे फ्यूज करता है, प्लाज्मोडियम जो है वो अपने आप को, अपने न्यूक्लियस को आगे अंदर ही अंदर तोड़ता रहता है, मल्टीपल फ्यूजन करता रहता है, जिसके कारण वो एक पेरेंट सेल काफी सारे प्लाज्मोडियम सेल्स में चेंज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। तो इसके साथ ही हमारा फ्यूजन का कंसेप्ट खत्म होता है। अब हम आगे की जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो कि है हमारी फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म कुछ पार्ट्स में टूट जाता है, और जब वो कुछ पार्ट्स में टूटता है तो हर पीस जो है वो अपने आप को एक फुल फ्लेजेड बॉडी में कन्वर्ट कर लेता है। ये
जो है ऑर्गेनिज्म सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस एंड दीज पीसेस और द फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। एक जो बड़े वाला पार्ट है, एक बड़ा ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा और हर जो टूटा हुआ पार्ट है, हर फ्रेगमेंट जो है वो एक फुल फ्लेज्ड बॉडी में जो है वो अपने आप को डेवलप कर लेगा। तो फ्रेगमेंट को हम छोटे छोटे पार्ट्स बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी ये हुआ कि छोटे छोटे हिस्सों का पूरा जो है वो फुल फ्लेज्ड बॉडी में चेंज हो जाना। तो ये जो है किसमें देखने को मिलती है, ये स्पोरेंजिया में देखने को मिलती है। स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरेंजिया जो है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये एक टाइप की एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी होती है, ये एक टाइप की, ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अभी तक हमने जो भी रिप्रोडक्शन पढ़ी है असेक्सुअल, वो हमने अभी तक जो पढ़ी थी वो सारी की सारी यूनिसेलुलर में थी। ये वाली जो ऑर्गेनिज्म है स्पोरेंजिया जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और ये जो है वो फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से जो वो है रिप्रोड्यूस होता है। अब इसमें होता क्या है, ये हमारा पेरेंट सेल है, ये स्ट्रक्चर होता है हमारी स्पोरेंजिया का। स्पोरेंजिया क्या, स्पोरेन यहाँ से 3 पार्ट्स में टूट गई और ये हमारे 3 पार्ट्स यहाँ पे अलग अलग हो गए। ये हमारा पार्ट 1 हो गया, ये हमारा पार्ट 2 हो गया, ये हमारा पार्ट 3 हो गया। अब जो भी पार्ट बना है, जैसे फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट जो है पूरी यहाँ पे फुल स्पोरेंजिया बन जाएगा, पूरा कंप्लीट अपने आप को डेवलप कर लेगा। ये सेकंड पार्ट इसने यहाँ पे अपने आप को पूरा डेवलप कर लिया और ये थर्ड पार्ट ये यहाँ पे अपने आप को पूरा फुल फ्लैट जो है स्पोरेंजिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि ये इसका जो भी पार्ट अलग होता है वो पार्ट अपने आप को फुल ऑर्गेनिज्म में कैसे डेवलप कर लेता है, वो ये रीजन इसमें ये है कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो हर जगह पे प्रेजेंट होता है। इसमें जो आप ये छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हो, ये छोटे छोटे डॉट्स इसके न्यूक्लियस है। मीन्स कि इसमें पूरी बॉडी में ही न्यूक्लियस भरे पड़े होते हैं। हर सेल में 4-4, 5-5 न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए जहां से भी टूटता है तो हर पार्ट में न्यूक्लियस चली जाता है। जैसे यहाँ पे भी न्यूक्लियस आ गई, ये सारे डॉट्स जो है वो न्यूक्लियस है, ये सारे डॉट्स न्यूक्लियस होंगे, ये सारे डॉट्स न्यूक्लियस होंगे। तो हर पार्ट में न्यूक्लियस चला जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियस जो है वो फिर आगे इंस्ट्रक्शन देके प्रोटीन सिंथेसिस करके उसको पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड बॉडी में जो है वो कन्वर्ट कर लेता है। तो फ्रेगमेंटेशन में बस यही है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है, हर पार्ट जो है वो अपने पूरे फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि जब ये टूटता है तो हर पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूक्लियस जो है वो आगे इंस्ट्रक्शन देके उसको पूरी बॉडी में कन्वर्ट करवा लेते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास स्पोरेंजिया, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है और जो कि मल्टी सेलुलर इन नेचर होती है। ये इकलौती एक ऐसी रिप्रोडक्शन असेक्सुअल जो कि मल्टी सेलुलर में होती है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास रीजनरेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारे पास रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है जिसके कारण कोई ऑर्गेनिज्म अपने किसी हिस्से से पूरी बॉडी को फिर से बना सके। द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। रीजनरेशन एक ऐसी रिप्रोडक्शन है, एक ऐसी तरह की, इसको हम ऐसे रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते, ये एक तरह की एक एबिलिटी है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने किसी भी पार्ट से पूरी बॉडी को बना सकता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में फर्क क्या है। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में फर्क ये है, जो फ्रेगमेंटेशन होती है उसमें टूटे हुए जो पार्ट होते हैं, जो पार्ट अलग हो जाते हैं, वो पार्ट ही रीजनरेट करते हैं। जो पेरेंट होता है वो वैसा का वैसा रहता है। मान लो कि कोई एक पेरेंट था, वो टूट गया, जो पार्ट टूटा है वो ही अपने आप को जो है वो डेवलप करता है, लेकिन जो पेरेंट होता है वो वैसे का वैसे ही रहता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अगर मान लो कि ये टूट गया है 3 हिस्सों में, तो तीनों के तीनों पार्ट जो है वो आगे अपने आप को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, अपने आप को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये एक एबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जिसके कारण वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट से नए इंडिविजुअल को बना सकता है। ये जो हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में नजर आती है, ये हमारा जो डायग्राम है ये प्लेनेरिया का है। ये एक तरह का फ्लैट वॉर्म होता है, फ्लैट
वॉर्म है ये एक तरह का, ये चपटा होता है आगे से और पीछे से, इसीलिए इसको हम फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। तो इसमें जो है वो रीजनरेशन शो होती है। इसको अगर ये किसी भी तरह से कट हो जाए, मान लो कि अगर ये 3 पार्ट्स में ऐसे कट हो गया, इसका हेड अलग हो जाए, इसका मिडिल पार्ट अलग हो जाए और इसकी टेल अलग हो जाए, तो जो हेड वाला पोर्शन है वो अपने बाकी के सारे पार्ट को दोबारा बना लेगा और एक कंप्लीट प्लमेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई टेल वाला पार्ट है तो वो अपना बाकी ऊपर वाले पार्ट को दोबारा बना लेगा और फिर से कंप्लीट प्लमेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कोई मिडल वाला पार्ट है तो वो भी अपने आप को पूरा कंप्लीट कर लेगा। जैसे कि अगर मेरी बॉडी है, अगर मैं रीजनरेट कर पाता, वैसे मैं नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं कर पाता, मेरे सिर को काट दे, मेरे सिर अलग कर देते काट के, तो मेरा जो सिर वाला पार्ट है वो बाकी नीचे की बॉडी को फिर से अपने आप दोबारा बना लेता। तो उसको हम बोलते कि वो रीजनरेशन है। रीजनरेशन क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से पूरे इंडिविजुअल को दोबारा बना सकता है। जैसे कि छिपकली आप लोगों ने देखी है, छिपकली में भी रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। छिपकली की अगर पूंछ कट जाए तो वो पूंछ दोबारा आ जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक ही बार होती है। ऐसा नहीं कि अगर बार बार कटती रहे तो बार बार आती रहेगी, नहीं, वो सिर्फ एक बार आती है। तो इस एबिलिटी को हम रीजनरेशन बोलते हैं, जिसके कारण कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने बॉडी पार्ट्स को दोबारा कंप्लीट कर सकता है। उसको हम बोलते हैं हमारी रीजनरेशन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास बडिंग। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो बडिंग की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं। बडिंग होता क्या है? इन सम ऑर्गेनिज्म अ बड डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू सेल डिवीजन एट वन साइड and these birds develop into new individuals and known as the budding। कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि उनके ऊपर एक आउटग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, मीन्स कि उनका कुछ हिस्सा जो है वो बाहर पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा हाइड्रा है, हाइड्रा जो है वो बडिंग शो करता है। हाइड्रा का ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे ग्रोथ होनी शुरू हो गई है, आउटग्रोथ हो गया है। ये मीन्स की जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया ये वाला पार्ट। ये वाले पार्ट की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, लेकिन वो अचानक से आना शुरू हो गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन होने लगी ज्यादा। तब यहाँ पे जरूरत से ज्यादा सेल डिवीजन हुई इस वाली साइड पे, इस वाली जगह पे। जब सेल डिवीजन होने शुरू हुए, सेल डिवाइड होने शुरू हुए, तो यहाँ से एक आउटब्रेक बन गया, आउट ग्रोथ होनी शुरू होगी बाहर की तरफ, जो कि आगे और ज्यादा ग्रोथ करके एक छोटा सा इंडिविजुअल बन गया। लेकिन वो अभी इसी के साथ अटैच रहेगा, क्योंकि वो अभी इतना बड़ा नहीं है कि खुद से सर्वाइव कर सके। तो अभी ये आउटग्रोथ जो है वो छोटे से इंडिविजुअल की फॉर्म में उससे बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। और जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, जब ये वाला पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, मीन्स कि इतना बड़ा हो जाएगा कि ये खुद से अपने आप को ग्रोथ कर पाए, तो वो यहाँ से डिसेंबल हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। वो यहाँ से वो सेपरेट हो जाएगा और जमीन पे गिर जाएगा। जमीन पे गिर के वहां पे फिर ये अपनी रूट खुद से बनाएगा और खुद जो है वो एक नया इंडिविजुअल बनेगा, एक नया हाइड्रा बन जाएगा। तो हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होती है वो बर्ड्स की हेल्प से होती है। बर्ड्स कैसे बनते हैं? बर्ड्स बनने का रीजन होता है एक्सेस सेल डिवीजन। जब किसी जगह पे जरूरत से ज्यादा सेल डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं, तो वो सेल डिवीजन जब होने के कारण वहां पे कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। उस एक्स्ट्रा ग्रोथ के कारण वहां पे बर्ड्स बन जाते हैं। फिर वो आगे डेवलप होकर एक छोटा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, वो उसी के साथ अटैच रहते हैं जब तक कि पूरी तरह से मैच्योर ना हो जाए। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो आउटब्रेक जो बर्ड्स हैं वो उससे अलग हो जाते हैं और एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं।